नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका प्रीलिम्स 2017 की स्टडी कैप्सूल में। तो दोस्तों, आज हम जिन योजनाओं को लेंगे वो हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की। तो दोस्तों, जो पहली योजना है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, तो इसके बारे में जानते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। अनाउंस्ड इन 2003 विद ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल रिलायबल टर्शियरी हेल्थ केयर, यानी कि जो तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं तो वो क्षेत्रीय रूप से असंतुलित हैं, अर्थात किसी क्षेत्र में ज़्यादा हैं, किसी क्षेत्र में कम हैं। तो हर जगह पर उसे उपलब्ध कराने के लिए और कम कीमतों पर एफोर्डेबल प्राइसेस पर उपलब्ध कराने के लिए 2003 में ही इस योजना को लाया गया था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी पुरानी योजना है, 2003 की योजना है। इसके अलावा इसका जो एक और मकसद है वो ये भी है कि ऑगमेंट फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन अंडर सर्व्ड और बैकवर्ड स्टेट्स, यानी कि जो पिछड़े राज्य हैं उन राज्यों में जो गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा है वो भी प्रदान करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए भी ये योजना थी। तो इसमें लिखा हुआ है हैज़ 2 कंपोनेंट्स, इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सेटिंग अप एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन, यानी कि एम्स के जैसे संस्थान स्थापित करना। तो जैसे एम्स एक दिल्ली में आपको पता होगा, और इसके अलावा भी कई सारे राज्यों में अब एम्स खोले गए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज होते हैं तो उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा, अर्थात उनके स्तर को ऊपर बढ़ाया जाएगा और हो सकता है उनमें सीटें वगैरह भी बढ़ाई जाएँ। तो अगली जो योजना है उसके बारे में जानते हैं, नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन प्रोग्राम। तो ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है स्तनपान, तो राष्ट्रीय स्तनपान संवर्धन कार्यक्रम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉन्च नेशनल ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन प्रोग्राम माँ। तो इस प्रोग्राम का जो नाम है सबसे महत्वपूर्ण है, इसका नाम रखा गया है माँ। ठीक, पूरा नाम है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ठीक, याद रखिएगा, माँ मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन इसका नाम रखा गया है। टू एंश्योर एडुकेट अवेयरनेस इन इज जनरेटेड एमंग मासेस स्पेशली मदर्स ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए योजना लाई गई है ताकि जनता में, खास कर की जो माएँ हैं उनमें इस बात की जागरूकता फैलाई जा सके कि स्तनपान के क्या लाभ होते हैं, यानी कि उन्हें अपने बच्चों को स्तनपान क्यों कराना चाहिए। गोल ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू एनहेंस ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि जो आदर्श स्तनपान की प्रक्रिया है उसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विच इंक्लूड्स इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन एन आवर ऑफ बर्थ, यानी कि इसमें ये बात भी शामिल है कि बच्चे के जन्म के 1 घंटे के भीतर ही उसको स्तनपान कराया जाना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, और साथ ही साथ अगले 6 महीनों तक उस बच्चे को स्तनपान कराया जाना चाहिए। एंड कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, और साथ ही साथ निरंतर रूप से उसे 2 साल तक स्तनपान कराते रहना चाहिए। ठीक, तो 3 चीज़ें याद रखिएगा कि जन्म के 1 घंटे के अंदर ही, फिर उसके बाद अगले 6 महीने तक, और उसके बाद अगले 2 साल तक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कई बार होता ये है कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसको 1 घंटे के अंदर स्तनपान नहीं कराया जाता, जबकि उस वक्त करा देने से क्या होता है कि बहुत सारे जो एंटीबायोटिक तत्व होते हैं वो उसके शरीर में चले जाते हैं, जिससे कि जो शुरुआती बीमारियां उसको लग सकती हैं वो नहीं लगती हैं। अगला है गवर्नमेंट विल ट्रेन नर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ सर्विसेज, आशा। तो आशा कार्यकर्ता जो है तो उनका नाम है एक्रीडेटेड, यानी कि मान्यता प्राप्त सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आशा कार्यकर्ता होंगी तो उनको नर्स के तौर पे सरकार के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, और साथ ही साथ जो ऑक्सिलियरी नर्स मिडवाइफ्स होंगी यानी ANM होंगी तो उनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और जो काउंसलिंग है, अर्थात जो उनको सलाह देनी होती है उन माताओं को जो अभी अभी जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, ताकि वो बच्चों को स्तनपान कराएं। ठीक, तो इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी आशाओं को और ANM को। ठीक, अगले लिखा हुआ है कि मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि इसकी निगरानी की जाएगी और इसके प्रभाव का आकलन किया जाएगा। इम्पैक्ट असेसमेंट का होता है, अर्थ होता है कि जो कुछ भी इसका असर हो रहा है योजना का, तो उसका आकलन करते हैं कि कितना पॉजिटिव असर हो रहा है, यानी कितनी सफल है योजना। अगला है प्रोग्राम विल बी मेजर्ड अगेंस्ट की इंडिकेटर्स, यानी कि जो प्रमुख सूचकांक होंगे, प्रमुख सूचक होंगे, तो उनके तहत इस प्रोग्राम को मेजर किया जाएगा, नापा जाएगा। सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड पर्सन एट ग्राउंड फॉर काउंसलिंग, यानी कि कितने कौशल प्राप्त लोग हमारे पास ज़मीनी स्तर पर मौजूद हैं जो सलाह मशवरा दे सको लोगों को। इम्प्रूवमेंट इन ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड नंबर ऑफ द एक्रीडेटेड हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि दूसरा जो है
कि जो स्तनपान की प्रक्रिया है, स्तनपान का कार्य है, तो उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना उसमें वृद्धि हुई है। और जो तीसरा है कि जो नंबर ऑफ़ एक्रेडिटेड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि जो स्वास्थ्य मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई है। तो ये जो 3 मानक हैं जिनके आधार पर नापा जाएगा इस योजना को, तो उनको याद रखिएगा। और अगला लिखा हुआ है कि डेडिकेटेड फंड जो है तो 4,30,000 रुपये प्रति जिले के हिसाब से दिया गया है। और इसके अलावा जो नेशनल हेल्थ मिशन एनुअल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान था उसके अंतर्गत जो कुछ पैसा दिया गया था उसके अलावा 4,30,000 दिया गया है, यानी कि इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा। तो पहले जो पैसा मिला था उसके अलावा 4,30,000 एक्स्ट्रा दिया गया है प्रति जिले को। अगला है इंश्योर इफेक्टिव रोल आउट ऑफ द प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ इस्टेब्लिश्ड मां सेक्रेटेरिएट, यानी कि एक मां सचिवालय की स्थापना की है स्वास्थ्य मंत्रालय में ने, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रोग्राम को भली भांति रोल आउट किया जा रहा है, भली भांति लागू किया जा रहा है। एंड स्टीयरिंग कमेटी विल बी क्रिएटेड इन ऑल स्टेट्स एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और साथ ही साथ जो मां सेक्रेटेरिएट है उसके साथ ही साथ जो एक स्टीयरिंग कमेटी होगी, एक स्टीयरिंग समिति होगी, तो उसको राज्यों और जिलों के स्तर पर बनाया जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि प्रोग्राम विल बी मॉनिटर्ड बाय यूनिसेफ एंड अदर पार्टनर्स, यानी कि प्रोग्राम की जो निगरानी करेगा वो होगा यूनिसेफ और उसके जो अन्य साझीदार हैं। और यूनिसेफ हैज़ रोप्ड इन माधुरी दीक्षित एज ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि यूनिसेफ ने माधुरी दीक्षित को इस योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रेस्ट फेड बेबी, यानी कि एक बच्चा जिसने स्तनपान किया है तो उसके शरीर में क्या क्या महत्वपूर्ण लक्षण देखने को मिलते हैं, कैसे वो प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेता है, उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। काफ़ी जानकारियाँ हैं, पढ़ना चाहें तो आप अपने से पढ़ लीजिएगा, नेट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगली ना जो है जिस पे बात करेंगे वह है लेप्रेसी केस डिटेक्शन कैंपेन LCDC। तो लेप्रेसी के बारे में आपको बता दूं, लेप्रेसी का मतलब होता है कोढ़ या कुष्ठ रोग। तो जो सफ़ेद दाग पड़ते हैं उनको बिल्कुल मत समझिएगा वो लेप्रेसी है, उसको कहते हैं विटिलिगो, ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं विटिलिगो, ठीक। तो अंग्रेज़ी में ही आप ध्यान रखें, ज़्यादा बेहतर होगा, हिंदी में थोड़ा सा आपको भ्रम हो सकता है। लेप्रेसी को हमारे यहाँ शुद्ध रूप से कहते हैं कोढ़, ठीक। कोढ़ का मतलब आप समझिए कि वो बीमारी जिसमें शरीर के अंग गल करके गिर जाते हैं, उंगलियां वगैरह गल करके गिर जाती हैं लेप्रेसी में, ठीक। ये कोई सफ़ेद दाग वाली बीमारी नहीं है। लेप्रेसी मतलब होता है उसमें शरीर के हिस्से गल के गिर जाते हैं, ठीक। तो जो लेप्रेसी होती है तो देश में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। क्यों होती है? वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक। तो आप ये याद रखिएगा कि किसकी वजह से होती है। तो लिखा हुआ है कि टू इरेडिकेट लेप्रेसी फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत से लेप्रेसी को समाप्त करने के लिए लॉन्च द बिगेस्ट लेप्रेसी केस डिटेक्शन कैंपेन, यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा LCDC कार्यक्रम है तो भारत में लागू किया गया अक्रॉस 149 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 19 स्टेट्स UTC, जिसमें कि 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 149 जिलों को चुना गया है। लेप्रेसी केस डिटेक्शन कैंपेन इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, यानी कि इस अपने प्रकार का दुनिया का ये एक पहली योजना है, पहली पहल है, वेयर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द टारगेटेड पॉपुलेशन विल बी एग्जामिन्ड, यानी कि जिसमें कि ऐसे लोग जिन्हें चिन्हित किया गया है कि उनको लेप्रेसी है या हो सकता है, तो उसमें जनता में जितने भी ऐसे लोग चिन्हित किए जाएंगे, जो ऐसे टारगेटेड पॉपुलेशन होगी, उसके प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक। तो ऐसा दुनिया में अभी तक नहीं हुआ है। बाई अ टीम कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 1 मेल एंड 1 फीमेल वॉलंटियर एट हाउस होल्ड लेवल। और ध्यान रखिएगा कि जो इसका एग्जामिनेशन करेगी वो एक ऐसी टीम करेगी जिसमें कि एक पुरुष होगा और एक महिला होगी, और वो घर के ही लोग होंगे, यानी कि एक ही घर के लोग होंगे। तो यानी कि जो टीम बनाई जाएगी तो कोई घर होगा तो उसके 2 लोगों को ले लिया जाएगा, एक पुरुष को एक महिला को, और उनकी एक टीम बना दी जाएगी। तो अपने आसपास के इलाकों में क्या करेंगे कि वो LCDC के लिए एग्जामिनेशन का कार्य करेंगे। अगला है हाउस टू हाउस विजिट्स विल बी डन बाय द सर्च टीम एज पर द माइक्रो प्लान, यानी कि इसके लिए जो एक माइक्रो प्लान, एक सूक्ष्म योजना जो बनाई गई है, उसके तहत हर घर में जाकर के वो लोग देखेंगे, जो टीम होगी हर घर में जाकर के देखेगी कि वहाँ पर कोई भी ऐसा लेप्रेसी का केस है या हो सकता है। तो लिखा हुआ है फॉर द लोकल एरिया टू डिटेक्ट हिडन एंड अनडिटेक्टेड लेप्रेसी केसेस, यानी कि ऐसे लेप्रेसी के केसेस जो कि अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए थे, देखे नहीं गए थे,
ठीक। तो या कि अभी तक छुपे हुए थे उनको भी वो खोज निकालेगा और उनको क्या करेगा, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उसके संबंध में मुहैया कराएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन इज द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द लेप्रेसी इन अफेक्टेड पर्सन सो दैट दे कैन बी सेव्ड फ्रॉम द फिजिकल डिसेबिलिटी। यानी इसका जो मकसद है वो ये है कि शुरुआती चरण में ही लेप्रेसी की बीमारी का उस व्यक्ति के अंदर पता लगा लिया जाए ताकि उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता होने से बचाया जा सके। मैंने आपको बताया शरीर गल के गिर जाता है कई अंग उसके, तो वो अंग गल के गिर ना जाए तो वो क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा, वो पूरी तरीके से विकलांग हो जाएगा। तो विकलांग ना होने पाए, डिसेबल ना होने पाए, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया है ताकि उन्हें समय से स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर दी जाए। LCDC was launched during March-April 2016 in 50 districts of 7 states covering the population of 6.8 करोड़। तो LCDC जो है तो मार्च अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसमें कि 50 जिलों को जो कि 7 राज्यों के थे उनको कवर किया गया था, जो कि जिसके अंतर्गत 6.8 करोड़ जनता जो थी तो उसको चुना गया था। अगला है मिशन परिवार विकास। ठीक, तो मिशन परिवार विकास के बारे में लिखा है विल लॉन्च मिशन परिवार विकास टू इम्प्रूव फैमिली प्लानिंग, यानी कि जो परिवार नियोजन है तो उसे सुधारने के लिए इसको लॉन्च किया गया है इन 7 स्टेट, उन 7 राज्यों में वेयर द कंबाइंड टोटल फर्टिलिटी रेट, जहां पर कंबाइंड रूप से संयुक्त रूप से टोटल फर्टिलिटी रेट जो है TFR जो है तो वो पूरे देश की जनसंख्या का 44% है। ठीक, तो ये थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, तो आपको बता देता हूँ कि जो TFR होती है तो उसका मतलब होता है कि एक स्त्री अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है तो उसे TFR कहते हैं। तो एक स्त्री जो है तो वो कितने बच्चे पैदा करेगी उस हिसाब से इतने बच्चों की आप संख्या गिन लीजिए कि वो देश की जनसंख्या के 44% के बराबर हो जाएं, तो उतनी जनसंख्या को कवर किया जाएगा इस मिशन परिवार विकास के अंतर्गत। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको कहा उसको रट लीजिएगा, ऐसे कैसे वहाँ पे टिक लगाना है आपको। ठीक, तो अगला लिखा हुआ है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन परिवार विकास इज टू एक्सेलरेट एक्सेस टू हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग चॉइसेस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिलायबल सर्विसेज एंड सप्लाईज विद इन द राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, राइट बेस्ड फ्रेमवर्क का मतलब होता है अधिकार आधारित फ्रेमवर्क, अर्थात ऐसी योजना जिसे आप चुनना चाहते हैं कि नहीं चुनना चाहते हैं आपके ऊपर होता है। तो ये कहा गया है कि मिशन परिवार विकास का जो उद्देश्य है वो उस गति को आगे बढ़ाना है जिसमें कि किसी भी परिवार को परिवार नियोजन के लिए अपनी मनचाही जो तकनीक है वो अपनाने का अधिकार होगा, और लिखा हुआ है कि वो क्या विशेष सूचनाओं और विश्वसनीय सेवाओं और साथ ही साथ उसके लिए जो सप्लाईज होती हैं उन सेवाओं को प्रदान करने के लिए जो कुछ भी सहयोग या संगठन होते हैं तो उनके आधार पर वो खुद चुन सकेंगे कि उनको परिवार नियोजन के लिए कौन सी तकनीक अपनानी है। अगला लिखा हुआ है कि विल लॉन्च द प्रोग्राम इन 145 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड असम। यानी कि जो प्रोग्राम है तो 145 जिलों में लागू किया जाएगा और उन राज्यों के जो कि नाम दिए हुए हैं मैंने पढ़ दिए, तो इनके 145 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाएगा। तो हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जहां पर इसको लागू किए जाने की सर्वाधिक आवश्यकता है, जहां पर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट हो चुकी है, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगला है डिस्ट्रिक्ट्स वर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन देयर टोटल फर्टिलिटी रेट एंड स्टेरिलाइजेशन परफॉर्मेंस अमंग अदर मेजर्स टेकन फॉर फैमिली प्लानिंग। यानी कि जो जिले इसके लिए चिन्हित किए गए हैं तो उसके लिए जो आधार है वो ये है कि उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है और वहाँ पर जो नसबंदी के कार्यक्रम थे तो वो किस प्रकार के थे। ठीक, तो वही आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि जिन आधारों पर जिलों का चयन किया गया है तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या था जिलों का और नसबंदी कार्यक्रम जो था तो उसकी परफॉर्मेंस वहाँ पर कैसी थी। तो अगला लिखा हुआ है टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू रीच द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी गोल्स ऑफ 2.1 बाय द ईयर 2025। जो सरकार का लक्ष्य है तो वो ये है कि देश में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है तो उसको 2025 तक कम करके 2.1 तक ले आएँ। यानी कि एक महिला जो है तो अपने जीवन काल में सिर्फ 2.1 बच्चों को जन्म दे। तो आप कहेंगे 2.1 कैसे दिया, तो 2 होगा या तो 3 होगा, तो मैं औसत की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो औसत 2.1 आता है। तो अगला लिखा हुआ है कि द की स्ट्रेटेजिक फोकस ऑफ द initiative will be on improving access to contraceptive through delivering assured services।
तो जो कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य होगा वो होगा एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि जो गर्भ निरोधकों तक लोगों की पहुंच है उसे बढ़ाना, डिलीवरिंग एश्योर्ड सर्विसेज, किसके माध्यम से, सुनिश्चित सेवाएं प्रदान करके, डवटेलिंग विथ न्यू प्रमोशनल स्कीम। डवटेलिंग का मतलब होता है एक साथ जोड़ देना, यानी कि नई जो प्रमोशनल स्कीमें हैं तो उनको एक साथ जोड़ करके, इंश्योरिंग कमोडिटी सिक्योरिटी, यानी कि कमोडिटी सिक्योरिटी प्रदान करके, जिसके कमोडिटी सिक्योरिटी क्या है आप देख लीजिएगा, या कि टाइम लगेगा तो बता दूंगा। बिल्डिंग कैपेसिटी यानी क्षमता के निर्माण के द्वारा, और अगला क्रिएटिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट अलॉन्ग विथ क्लोज मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि एक ऐसा माहौल निर्माण करके जिसमें ये सारी योजनाएं इनेबल की जा सकें, यानी कि सक्षम बनाई जा सकें, और साथ ही साथ इनकी निगरानी करने और लागू करने के तंत्र को भी बेहतर बना करके इसका निष्पादन किया जाना है। अगला लिखा हुआ है जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में जानते हैं। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि 100% केंद्र प्रायोजित योजना विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, जिसका कि लक्ष्य होगा मातृत्व और नवजात मृत्यु दर को कम करना बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एमंग प्रेग्नेंट वुमन। किस माध्यम से, गर्भवती महिलाओं को संस्थागत रूप से प्रसव करा करके, प्रसव का मतलब होता है जब बच्चा पैदा होता है तो गर्भवती महिलाओं का कई बार ऐसे ही गांव वगैरह में घर में ही हो जाता है, तो वहां पर उनको संस्थागत रूप से अस्पताल पहुंचा करके विशेष तरीके से, जैसे डॉक्टर प्रसव कराते हैं तो उस तरीके से प्रसव करा करके क्या करना है, मातृत्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को कम करना। ठीक, क्योंकि गाँव वगैरह में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो या तो माओं की मृत्यु हो जाती है कई बार, या बच्चों की मृत्यु कई बार हो जाती है। अगला लिखा हुआ है कि द सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि जो NRHM है तो उसके अंतर्गत ये एक सुरक्षित मातृत्व इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप है, सकारात्मक हस्तक्षेप है। लिखा हुआ है जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च इन अप्रैल 2005, यानी पुरानी योजना है, अप्रैल 2005 में लागू की गई थी। बाय मॉडिफाइंग द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, यानी कि उस टाइम पे जो एक नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम चलती थी उसको मॉडिफाई करके उसमें कुछ विशेष सुधार करके इस नई योजना को लागू किया गया था। स्कीम इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो योजना है तो सारे के सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है विद अ स्पेशल फोकस ऑन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, जिसका कि विशेष केंद्रण होगा उन राज्यों पर जिनका की परफॉर्मेंस इस मामले में बहुत कम है, यानी कि जहाँ पर मातृत्व और नवजात मृत्यु दर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और प्रसव की जो सुविधाएं हैं तो बहुत कम उपलब्ध हो पाती हैं। तो अगला लिखा हुआ है कि हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स where the levels of the institutional delivery are satisfactory, pregnant women of the BPL SC/ST households only are entitled for JSY benefit। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो सभी राज्य जो कि हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, यानी कि जहां पर संस्थागत रूप से प्रसव की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ गरीबी रेखा की नीचे की SC और ST परिवार की महिलाओं को ही, गर्भवती महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, सामान्य महिलाओं को नहीं मिलेगा। ठीक, अगला है स्कीम प्रोवाइड्स परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स टू वीमेन हेल्थ वॉलंटियर्स नोन एज आशा, यानी कि ये जो योजना है तो इसमें आशा कार्यकर्ताओं को कुछ विशेष इंसेंटिव, कुछ विशेष प्रकार का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक, फॉर प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एमंग प्रेग्नेंट वीमन। क्यों? क्योंकि वो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको संस्थागत रूप से प्रसव मुहैया कराने में मदद करेंगे, यानी कि आशा कार्यकर्ताओं को कुछ इसमें पैसा वैसा दिया जाएगा प्रत्येक प्रसव के लिए जिनको वो ले जाएंगी। अगला है कि महत्वपूर्ण नहीं है फिर भी जान लीजिए कि न्यू स्टडी ब्रिंग्स द फर्स्ट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय जननी सुरक्षा योजना इन रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एग्जिस्टिंग इन मैटरनल केयर, यानी कि मातृत्व संरक्षण में, अर्थात जो ऐसी महिलाएं जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया है उनका ख्याल करने के लिए, उनकी देखभाल के लिए अभी तक जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सामाजिक आर्थिक भेदभाव थे उसको कम करने में इस योजना ने बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है, ऐसा एक नए अध्ययन का कहना है। अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA यानी PM स्मार्ट। ठीक,
ये जो सारी योजनाएं हैं मातृत्व से संबंधित हैं जितनी मैंने बताई, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सारी योजनाओं के प्रावधान जो है अलग अलग याद रखिएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि किस योजना का क्या प्रावधान था, ठीक, वो सब मिक्सचर हो जाएगा। मिक्सचर नहीं होना चाहिए, 5 बार वीडियो को देखिए लेकिन मिक्स नहीं होना चाहिए। योजनाओं के जो प्रावधान है अलग अलग सारे आपको याद होने चाहिए। एम टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि इसका जो लक्ष्य है तो वो क्या है, मातृत्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को कम करना। द गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट अ न्यू स्कीम टू प्रोवाइड फिक्स्ड डे एंटीनेटल केयर टू प्रेग्नेंट वीमेन ऑन द 9th ऑफ एवरी मंथ। तो सरकार की ये जो नई योजना है तो इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक महीने की 9 तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व केयर यानी प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करने के लिए ये योजना है। अर्थात प्रसव पूर्व जो बच्चा पैदा होने के पहले जब वो गर्भवती होती हैं तो उस वक्त क्या है, हर महीने की 9 तारीख को उनका चेकअप किया जाएगा, ये कहना है। अगला है एम्ड एट एंश्योरिंग दैट एवरी प्रेग्नेंट वुमन अंडरगोज एसेंशियल चेकअप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन, यानी किसी भी प्रकार की अनावश्यक कॉम्प्लिकेशन यानी कि अनावश्यक समस्या को टालने के लिए, उससे बचने के लिए इस योजना का उद्देश्य ये रखा गया है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को आवश्यक रूप से जो चेकअप मिलना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, वो प्रदान किया जाए। अगला है एप्लीकेबल टू वीमेन थ्रू देयर 3rd to 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि उन महिलाओं के लिए योजना होगी जो कि अपनी गर्भावस्था के 3रे से 6ठे महीने के बीच में हैं। अगला है की फीचर ऑफ द स्कीम इंक्लूड्स सर्विसेज बाय गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट एंड फिजिशियंस, यानी कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और जो स्त्री रोग के फिजिशियंस हैं, डॉक्टर हैं, तो उनके माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी विद सपोर्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स टू सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें कि सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों की भी मदद ली जाएगी। सर्विसेज इंक्लूड अल्ट्रासाउंड, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट इन एडिशन टू रूटीन एंटीनेटल चेकअप। इसमें जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी वो हैं अल्ट्रासाउंड और खून की जांच और यूरिन टेस्ट यानी कि मूत्र की जांच, और साथ ही साथ रूटीन एंटीनेटल चेकअप यानी कि प्रसव पूर्व जो रूटीन चेकअप होता है तो वो सब उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो अगला लिखा हुआ है पॉइंट महत्वपूर्ण है, फिर बता देता हूँ कि टू प्रोवाइड फ्री एंड एंटीनेटल सर्विसेज, यानी कि मुफ्त प्रसव पूर्व सुविधा उपलब्ध कराना, स्पेशली दोज लिविंग इन अंडर सर्व्ड सेमी अर्बन पुअर एंड रूरल एरियाज, उन गर्भवती महिलाओं को जो कि अंडर सर्व्ड ऐसे इलाकों में रहती हैं जो कि अंडर सर्व्ड हैं जहाँ पर्याप्त रूप से अभी भी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, सेमी अर्बन जो उप शहरों में रहती हैं यानी कि पूरी तरीके से जो शहरी निकाय नहीं हैं, जो कस्बे टाइप के इलाके हैं, जो गरीब हैं और जो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं उनके लिए। थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जो भारत का MMR है यानी कि मातृत्व मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है तो 167 है प्रति 1 लाख जन्म पर, ठीक है, यानी 1 लाख बच्चे जन्मते हैं तो 167 माताओं की मृत्यु हो जाती है जन्म के वक्त। और आपको बता दूं कि इसको 2015 तक कम करके 140 तक लाना था क्योंकि यही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, ठीक, और हमने कहा था कि हम लाएंगे, ला नहीं पाए हैं, अभी भी 167 है, तो शर्म की बात है, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 140 लाना था 2015 तक लेकिन अभी भी 167 है, तो उसमें फेल हो गए। अगला है इंडियाज़ IMR स्टैंड्स एट 40 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि जितने 1000 जिंदा बच्चे जन्मते हैं तो उनमें से जो 40 होते हैं तो नवजात की स्थिति में ही मर जाते हैं, यानी कि हफ्ते भर के अंदर ही या कुछ समय के अंदर ही वो मर जाते हैं, शायद 1 महीने के अंदर ही मर जाते हैं। तो ये कहा गया है कि जो MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसमें इसको 29 तक लाना था, तो उसमें भी फेल हो गए हैं, ठीक, उसमें भी हम 40 में हैं अभी। तो अगला है हेल्दी इंडिया इनिशिएटिव, यानी कि स्वस्थ भारत एक पहल। लिखा हुआ है क्वार्टरली मैगजीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट, तो कोई योजना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक मैगजीन है, एक पत्रिका है और त्रैमासिक पत्रिका है। क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार निकलने वाली, यानी त्रैमासिक पत्रिका है जो कि सरकार के द्वारा भी लॉन्च की गई है। केटर टू हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड विल रेज अवेयरनेस अबाउट द हेल्दी लिविंग, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं और साथ ही साथ जो स्वस्थ रूप से जीवन जीने के लिए जागरूकता होनी चाहिए उसको फैलाने के लिए, उसको केटर करने के लिए ये योजना बनाई गई है। अगला है करंट इशू इज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड द नेक्स्ट वर्जन विल बी अवेलेबल इन 13 लैंग्वेज, यही सबसे महत्वपूर्ण है फैक्ट जो याद रखना है
कि वर्तमान में सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी में ये पत्रिका उपलब्ध है और आने वाले समय में इसके जो वर्जन्स होंगे, जो संस्करण होंगे, वो 13 अन्य भाषाओं में होंगे, 13 अदर लैंग्वेज, यानी 13 अन्य भाषाओं में। अगला लिखा हुआ है जो योजना है, नो मोर टेंशन। तो योजना किस लिए है? स्ट्रेस मैनेजमेंट मोबाइल एप्लीकेशन। तो क्या है, सीधी कोई योजना नहीं है, दरअसल पे एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट अर्थात तनाव प्रबंधन के लिए बनाई गई है। इट हेल्प्स यूजर्स टू मैनेज स्ट्रेस, यानी कि जो इसके उपयोगकर्ता होंगे, यूज़र्स होंगे ऐप के, तो अपना जो स्ट्रेस है, तनाव है, इसके द्वारा मैनेज कर पाएंगे। और लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ नो मोर टेंशन इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स रिगार्डिंग स्ट्रेस सच एज व्हाट इज स्ट्रेस इफेक्ट्स सिम्टम्स एंड द मैनेजमेंट। यानी इस योजना का जो लक्ष्य है वो इसके उपयोगकर्ताओं को वो सभी सूचनाएं उपलब्ध कराना है, जैसे कि तनाव क्या है, तनाव के प्रभाव क्या हैं, तनाव के लक्षण क्या हैं और तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाए, अर्थात ऐसी सूचनाएं उनको उपलब्ध कराएगा। अलाउज द यूज़र टू मेजर देयर स्ट्रेस लेवल एंड लर्न वेरियस टेक्निक्स लाइक योगा एंड मेडिटेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस फ्रॉम देयर लाइफ। यानी कि अपने उपयोगकर्ताओं को ये उनका स्ट्रेस लेवल चेक करने में मदद करता है और साथ ही साथ जो विभिन्न तकनीकें हैं उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, जैसे कि योग है, मेडिटेशन अर्थात ध्यान है, उन सभी को सिखाने के लिए मदद करता है। ठीक, अगला लिखा हुआ है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र इनिशिएटिव, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, ठीक, इनिशिएटिव, तो नाम याद रखिएगा। तो लिखा हुआ है launched by Union Health Ministry in collaboration with the Ministry of Drinking Water and Sanitation and Human Resource Development। 3 मंत्रालयों की मिलाकर के योजना है। तो कौन कौन से मंत्रालय हैं? पहला तो है स्वास्थ्य मंत्रालय, दूसरा है इसमें ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, और तीसरा है एचआरडी मंत्रालय। ठीक, तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन 708 ओपन डेफिकेशन फ्री ब्लॉक, यानी कि खुले में शौच मुक्त जो 708 ब्लॉक हैं, तो वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए इसका योजना का निर्माण किया गया अक्रॉस द कंट्री टू एनेबल देम टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। पूरे देश में इस योजना को इसलिए लागू किया गया है ताकि जो ऐसे इलाके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता और हाइजीन यानी कि स्वस्थ वातावरण या स्वच्छ वातावरण जो होता है उसे हाइजीन बोलते हैं, तो उसको उपलब्ध कर सके। यानी कि जिन्होंने अब शौच मुक्त खुद को कर लिया है तो वो एक कदम और आगे बढ़ सकें और ज़्यादा स्वच्छता की ओर, उनके लिए है। जहाँ पे अभी ओपन डेफिकेशन फ्री यानी शौच मुक्त नहीं हुआ है इलाका, तो उनके लिए योजना नहीं है। अगला है अंडर इट 10 लाख रुपीज़ ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा तो उसे 10 लाख रुपए का एक वित्तीय मदद प्रदान किया जाएगा सो दैट दे कैन बी स्टैंडर्ड टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ द सैनिटेशन हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, ताकि वो इस बात के लिए मानक रूप से जो स्वच्छता, हाइजीन और संक्रमण नियंत्रण की जो तकनीकें उपलब्ध हैं वो प्राप्त कर सकें। ठीक, और इन मामलों में खुद को मजबूत बना सकें। अगला है इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन का ही एक हिस्सा है ये पहल, स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि खुद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है। ठीक, तो अगला जो लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो शायद अंडरलाइन करना भूल गया हूँ, तो देखते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़ अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1985, बहुत ही पुरानी योजना है। यानी कि इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि प्रतिरोधीकरण, ठीक, या कि कहें टीकाकरण, तो सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम। तो ये कहा गया है कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है तो एक प्रकार की टीकाकरण की योजना है जो 1985 में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। बिकेम अ पार्ट ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम इन 1992, यानी कि जो चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड कार्यक्रम 1992 में था उसका हिस्सा बन गया आगे चल के ये। अगला है इट इज़ करेंटली वन ऑफ द की एरियाज अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिंस 2005, यानी कि सन 2005 से जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM है तो उसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। लिखा हुआ है कि द प्रोग्राम नाउ कंसिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ 11 डिसीजेस, यानी कि अभी जो प्रोग्राम है ये कुल मिलाकर के 11 बीमारियों के लिए टीकाकरण करता है। तो वो जो 11 बीमारियां हैं कौन कौन सी हैं? ट्यूबरकुलोसिस और पर्टिसिस
अगला है डिप्थीरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस ड्यू टू हेमोफोलिया, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HIV। ठीक, तो नाम याद रख लीजिएगा कि मेनिंजाइटिस ड्यू टू HIV। अगला है मीजल्स, रूबेला, रोटावायरस, डायरिया एंड जैपनीज इंसेफेलाइटिस। ठीक, तो ये जो सारी बीमारियां हैं तो इनके बारे में देख लीजिएगा, जीवाणु से होती हैं, विषाणु से होती हैं, प्रोटोजोवा से होती हैं, किससे होती हैं देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इनके बारे में पूछा जा सकता है। रूबेला, JE एंड रोटावायरस वैक्सीन आर गिवन इन सेलेक्ट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि रूबेला, JE अर्थात जैपनीज एंसेफेलाइटिस और रोटा वायरस की जो टीकाएं हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चुने हुए राज्यों और ज़िलों में प्रदान की जाती हैं। अगला है नेशनल डीवॉर्मिंग प्रोग्राम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये आप जानिए कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे कब होता है, 10 फरवरी को होता है, हरे रंग से हाईलाइट है। ठीक, तो हर साल 10 फरवरी को नेशनल डीवॉर्मिंग डे होता है। मेन ऑब्जेक्टिव टू कॉम्बैट पैरासिटिक वॉर्म इन्फेक्शन, यानी कि परजीवियों के द्वारा जो संक्रमण फैलता है तो उसको रोकने के लिए है। एमंग प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया, उन बच्चों में जो कि अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किए हैं या कि फिर वो स्कूल जाते हैं, यानी कि जिसकी उम्र जो है तो अभी बहुत कम है, यानी कि 1-2 साल से लेकर के जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो वहाँ तक इनकी उम्र है। तो आगे उम्र के बारे में बताऊँगा। लॉन्च्ड इन 2015 बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि MOHFW जो है तो उसके द्वारा वो 2015 में लॉन्च की गई। बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जिन संस्थानों के या जिन मंत्रालयों के या विभागों के अंतर्गत ये योजना है तो उनके बारे में बताता हूँ। चूँकि ये कंबाइंड एफर्ट है, यानी कि एक संयुक्त प्रयास है। तो किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री के अंदर एक विभाग होता है, उसका नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ठीक, तो उस विभाग ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के साथ मिल करके, ठीक, और साथ ही साथ MOH जो स्वास्थ्य मंत्रालय है तो उसको साथ में ले करके इस योजना को बनाया है। ठीक, तो कुल मिलाकर के जितने भी ये 4 मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हैं इनको याद रखिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है हरे रंग से हाईलाइट है एल्बेंडाजोल। ठीक, एल्बेंडाजोल जो है तो एक बड़ी महत्वपूर्ण दवाई है और इसको किस लिए, डिवॉर्मिंग के लिए उपयोग किया जाता है। लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग NDD, यानी कि जो NDD है नेशनल डीवॉर्मिंग डे है, यानी कि 10 फरवरी के दौरान क्या होता है, सिंगल डोज ऑफ एल्बेंडाजोल इज़ एडमिनिस्ट्रेड टू चिल्ड्रन फ्रॉम अंडर 1 to 19 ईयर एज ग्रुप, यानी कि 1 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं तो उनको एल्बेंडाजोल की एक सिंगल डोज इस दिन लगाई जाती है। ठीक, थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ द स्कूल एंड आंगनवाड़ी सेंटर, जो कि स्कूलों में या आंगनवाड़ी केंद्रों में लगाई जाती है। तो एल्बेंडाजोल के बारे में लिखा है इज़ एन एक्सट्रीमली सेफ ड्रग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित दवाई है। दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर डिकेड्स बाय द मिलियंस ऑफ पीपल, जो कि करोड़ों लोगों के द्वारा पिछले कई दशकों से इस्तेमाल की जा रही है अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडिया, सारी दुनिया में भी और भारत में भी, विथ नो और मिनिमल साइड इफ़ेक्ट, जिसकी की या बहुत ही कम या कि फिर बिल्कुल ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी कि जो दुष्प्रभाव हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो इसके बहुत ही कम है। और इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं, जो छोटे मोटे होते भी हैं। तो लिखा हुआ है कि सच एज नोजिया एंड वॉमिटिंग कैन मैनिफेस्ट इन द चिल्ड्रन विथ हाई वॉर्म लोड, यानी कि जिस बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा वो परजीवी उपस्थित है, जिसके अंदर हाई वॉर्म लोड है, तो उसको नोजिया यानी कि जी मिचलाने अर्थात मतली की समस्या या कि फिर उल्टी वगैरह की समस्या हो सकती है। तो सिर्फ इतने इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगला है साथिया रिसोर्स किट। तो साथिया रिसोर्स किट के बारे में जानते हैं। तो लिखा हुआ है कि इट इज़ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम अंडर द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो एक अन्य योजना है जिसका कि नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। और आप यहाँ देखेंगे कि जो हम 13वीं नंबर की योजना पढ़ेंगे तो खुद ही वही है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे कि RKSK कहा जाता है। ठीक है, तो 13वीं उसको देखेंगे, 12वीं देख लेते हैं साथिया, जो कि RKSK से ही संबंधित है। तो लिखा गया है कि जो RKSK योजना है तो उसी के अंतर्गत साथिया रिसोर्स किट भी जो है तो वो लॉन्च की गई है। दैट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड बाय एक्सपर्ट टू हेल्प पीयर एजुकेटर्स, यानी कि जो पीयर एजुकेटर्स होंगे तो उनकी मदद करने के लिए विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई है। तो पीयर एजुकेटर्स का क्या मतलब होता है? पीयर एजुकेटर का मतलब होता है ऐसा शिक्षक जो अपने ही उम्र के लोगों को पढ़ाए या सिखाए,
यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने ही लोगों के उम्र के लोगों को जागरूक करता है या किसी चीज़ के बारे में बताता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीयर एजुकेटर बोलते हैं। जिसका कि लक्ष्य ये होगा कि जो जो किशोर बच्चे हैं, खासकर जो ग्रामीण किशोर बच्चे हैं, तो उनकी जो विभिन्न प्रकार की अपनी क्वेरीज होती हैं, यानी कि जब वो अपने किशोर वय आयु में होते हैं तो उनके अंदर जो मन में सवाल उठते हैं तो उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए ये योजना है। अर्थात कि उन्हीं की उम्र के जो बाकी बच्चे हैं तो उनको क्या होगा, प्रोग्राम में प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी खुद की जो जिज्ञासाएं होंगी उनको शांत किया जाएगा ताकि वो अपने अन्य साथियों को भी उसके बारे में जागरूक कर सकें। तो अगला लिखा हुआ है कि साथिया रिसोर्स किट इज़ नेशन वाइड प्रोग्राम, एक राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम है अंडर विच 1.6 लाख बॉयज़ एंड गर्ल्स विल वर्क एज पीयर एजुकेटर्स टू एडोलसेंट्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर क्वेरीज, जिसमें कि 1,60,000 लड़के और लड़कियां जो होंगे तो उनको पीयर एजुकेटर्स के तौर पे तैयार किया जाएगा ताकि वो किशोर वय उम्र के जो और बच्चे हैं तो उनकी जो सवाल हैं, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं तो उनका सही तरीके से समाधान कर सकें ऑन की हेल्थ इश्यूज़, उन खास विशेष मुद्दों पर जो कि मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों और साथ ही साथ पोषण और एडिक्शन से जुड़े हुए हैं। यानी कि उस दौरान जो बच्चों में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन आते हैं तो उसके बारे में जागरूक करेंगे और जो उन्हें जो पोषण चाहिए उसके बारे में उनको जागरूक करेंगे। और इस उम्र के दौरान जो विभिन्न एडिक्शंस यानी कि जो गलत लतें लग जाती हैं तो उसके बारे में उनको आगाह करेंगे, उनको जागरूक करेंगे। यानी कि साथियों के द्वारा ही साथियों को बताया जाएगा, इसीलिए साथिया इसका नाम रखा गया है। अगला है द रिसोर्स किट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है UNPF, ठीक। तो इसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है, एंड पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ उसमें मदद किसने की है, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने। दोनों संगठनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, UNFP के बारे में भी और PFI के बारे में भी, ठीक, इनमें से कोई भी आ सकता है। एम्स टू ब्रिंग डाउन एप्रीहेंशन एंड डाउट्स अमंग द ग्रोइंग एडोलसेंट, इसका जो लक्ष्य है तो जो बढ़ते हुए एडोलसेंट्स हैं यानी कि ऐसे किशोर वय जिनकी उम्र बढ़ रही है तो उनके मन में जो एप्रीहेंशंस यानी कि जो एंग्जाइटी, जो उत्तेजनाएं या जो चिंताएं हैं और साथ ही साथ जो शंकाएं हैं, जो उनके संदेह सवाल हैं, तो उन सभी चीज़ों के जवाब उनको दिए जाएंगे। और लिखा हुआ है कि रिसोर्स किट कंप्राइजेस ऑफ, जो रिसोर्स किट है किन चीज़ों से बनी होगी, इसमें एक एक्टिविटी बुक होगी, इसमें भारतीय क्रांति गेम होगा और भ्रांति क्रांति गेम होगा, और इसमें क्वेश्चन आंसर एक बुक होगी, और इसमें पीयर एजुकेटर डायरी होगी, यानी कि जो पीयर एजुकेटर होंगे तो उनकी एक डायरी होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि पीयर एजुकेटर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड एज साथिया, यानी कि जो पीयर एजुकेटर हैं जो कि अपनी हम उम्र के लोगों को सिखाने वाले शिक्षक होंगे तो उनको सम्मान के साथ साथिया कहा जाएगा। अ गुड फ्रेंड फॉर द एडोलसेंट्स, जो कि किशोर वय लोगों के मित्र होंगे, हालांकि उन्हीं के मित्र हैं लेकिन उन्हीं में से उठा करके उनको पीयर एजुकेटर बना दिया गया है। अगली जो योजना है वो है RKSK, ठीक। तो RKSK है वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक, इन जनवरी 2014 विद एम टू केटर एंड एड्रेस हेल्थ एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द कंट्रीज एडोलसेंट्स, यानी कि जनवरी 2014 में लॉन्च की गई, जिसका लक्ष्य ये था कि जो देश भर में किशोर वय उम्र के बच्चे हैं तो उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं और उनकी जो शरीर विकसित हो रहे हैं उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए योजना बनाई गई थी। इंट्रोड्यूसेस कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन थ्रू पीयर एजुकेटर्स साथिया एंड इज़ अंडरपिन्ड बाय द कोलैबोरेशन विद अदर मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि ये कहा गया है कि इस योजना को प्रस्तुत किया गया है कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन के द्वारा, यानी कि इसमें समुदाय की ही भागीदारी होगी, समुदाय भागीदारी होगी, किसके माध्यम से, पीयर एजुकेटर्स के माध्यम से, जिन्हें साथिया कहा जाएगा। एंड इज़ अंडरपिन्ड बाय द कोलैबोरेशंस विद अदर मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। अंडरपिन का मतलब होता है सहयोग प्रदान करना या सहारा देना, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न मंत्रालय हैं केंद्र सरकार के और जो राज्य सरकारें हैं तो उनके सहयोग या सहारे से भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लिखा हुआ है कि गाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम द मिनिस्ट्री इन कोलेब्रेशन विथ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यानी कि UNFP जो है जिसके बारे में हमने अभी बात की, तो उसके साथ कोलेब्रेशन करके, उसके साथ एक समझौता करके इस योजना को लागू किया जाएगा। और इसमें लिखा गया है कि
यूएनएफपी के साथ मिलकर के मंत्रालय ने एक नेशनल एडोसेंट हेल्थ स्ट्रेटजी यानी कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति भी बनाई है। तो लिखा गया है कि जो ये 6 स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज़ होंगी आरकेएस की वो क्या होंगी। पहला है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, और अगला है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज यानी कि जो असंक्रमणीय बीमारियां हैं वो। अगला है सब्सटेंस मिसयूज़ यानी कि जो पदार्थों का गलत उपयोग होता है अर्थात वो नशे वगैरह की जो लत लगती है उससे संबंधित है। अगला है इंजरीज एंड वायलेंस यानी कि चोट और हिंसा। अगला है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। जो 6 के 6 इसके प्रायोरिटीज़ हैं यानी कि जो इसकी रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं उनको ज़रूर आप याद रखिएगा। अगला है स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन एज ग्रुप्स 10 to 14 ईयर्स एंड 15 to 19 ईयर्स विथ यूनिवर्सल कवरेज यानी कि यूनिवर्सल कवरेज होगी, सभी को प्रदान किया जाएगा। यानी कि इसमें ये नहीं है कि इस जाति को या अल्पसंख्यकों को या कि इस वर्ग को, ऐसा कुछ भी नहीं। यानी कि सभी को, यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी को समान रूप से। यूनिवर्सल कवरेज होगी किस आयु वर्ग के बीच? 10 से 14 और 15 से 19 आयु वर्ग के बीच। ठीक, लिखा हुआ है कि कवर्स मेल्स एंड फीमेल्स इन स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल यानी कि चाहे स्कूल जाने वाले मेल्स और फीमेल्स हों या कि स्कूल छोड़ चुके हों। ठीक, अगला है मैरिड एंड अनमैरिड, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चाहे वो मैरिड हों या अनमैरिड, यानी कि अनमैरिड तो होंगे तो आमतौर पे बच्चा ही माना जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों के ही बाल विवाह कर दिए जाते हैं, तो इसमें मैरिड को भी रखा गया है। इन अर्बन एंड रूरल, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, एंड वनरेबल एंड अंडर सर्व यानी कि वनरेबल का अर्थात सुभेद्य, अर्थात जो खतरों के प्रति ज़्यादा सुभेद्य होते हैं, खतरों से ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो सकते हैं वो, और जो अंडर सर्व्ड हैं जिन तक अभी तक सुविधाएं और सेवाएं नहीं पहुंची हैं, उन सभी के लिए योजना है। जो आखिरी योजना इस मिनिस्ट्री की 14वीं योजना वो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो देखते हैं, एम्स इन शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम सिक केयर टू वेलनेस, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक, मेंस में लिखने के लिए बड़ा अच्छा वाक्य है कि इसका जो लक्ष्य है तो सिक केयर से वेलनेस की ओर है। सिक केयर का मतलब होता है पहले बीमार पड़ गया तो उसको ठीक करेंगे। वेलनेस का मतलब होता है कि उसका ऐसा कल्याण करेंगे कि उसको बीमारी हो ही ना। ठीक, तो ये होती है वेलनेस, यानी कि सिक केयर से हम वेलनेस की तरफ बढ़ेंगे। अर्थात कहते हैं ना कि जब बीमार हो गए तब इलाज कर रहे हो, बेहतर होता कि तुम कुछ ऐसा करते कि बीमारी हम ना पड़ते। तो वही सरकार ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम वेलनेस की तरफ जाएं ताकि जीवन का स्तर ऐसा सुधर जाए कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां लग जाती हैं प्रतिरोधकता की कमी की वजह से वो ना लगें। तो सिक केयर टू वेलनेस की तरफ जाएगी सरकार, ये है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का सबसे बड़ा गोल। अगला लिखा हुआ है कि इंटेंट्स ऑन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू 2.5% ऑफ द जीडीपी, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश की जीडीपी के 2.5% तक जो सार्वजनिक रूप से खर्च होता है स्वास्थ्य पर, उसे बढ़ाने की बात कही गई है। अगला है पॉलिसी प्रोपोज इंक्रीजिंग एक्सेस, इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, यानी कि जो नीति है बनाई गई है तो उसका क्या प्रस्ताव है? प्रस्ताव ये है इंक्रीजिंग एक्सेस, लोगों की पहुंच बढ़ाई जाए अस्पतालों तक। इम्प्रूविंग क्वालिटी, अस्पतालों में जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए। और अगला है रिड्यूसिंग कॉस्ट, उसकी जो कीमतें हैं वो कम की जाएँ, खर्चे कम किए जाएँ। इट प्रपोजेस फ्री ड्रग्स, फ्री डायग्नोस्टिक्स एंड फ्री इमरजेंसी एंड एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज इन पब्लिक हॉस्पिटल, यानी कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं तो वहाँ पर मुफ्त दवाएँ दी जाएँ, मुफ्त रूप से डायग्नोस्टिक्स हो यानी कि जितनी पैथोलॉजी संबंधी जो चेकअप्स होते हैं वो किए जाएं। फ्री इमरजेंसी एंड एसेंशियल हेल्थ केयर, यानी कि जो आपातकालीन और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो वो भी मुफ्त में दी जाएं। फोकसेस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि प्राथमिक हेल्थ केयर में ये अपना फोकस करती है। तो ध्यान रखिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर, इन तीनों हेल्थ केयर में क्या क्या फ़र्क होता है इंटरनेट में जाकर के देखिएगा। ठीक, द पॉलिसी एडवोकेट्स एलोकेटिंग 2/3 और मोर ऑफ रिसोर्सेज टू प्राइमरी केयर, यानी ये कहा गया है कि जो प्राथमिक देखभाल होगी उसी के लिए इसका पूरा फंड का 2/3 हिस्सा दे दिया जाएगा। यानी कि जो द्वितीयक और तृतीयक हेल्थ केयर होती हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर, तो उनमें मात्र 1/3 हिस्सा ही इसके पूरे फंड का जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि प्रमोट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय यूजिंग ड्रग्स एंड डिवाइसेस मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्री, यानी कि इसमें मेक इन इंडिया को भी संवर्धन प्राप्त होगा। क्यों?
क्योंकि इसमें जिन दवाओं और मशीनों का उपयोग किया जाएगा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में, वो सारी भारत में ही बनी होंगी। ठीक, यानी कि उन्हीं का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सारी बनी होंगी, ज़्यादातर भारत की बनी होंगी। तो इससे मेक इन इंडिया को भी क्या होगा, प्रोग्रेस मिलेगा, प्रगति मिलेगी। अगला है हाईलाइट्स आयुष। तो आयुष एक खुद में मंत्रालय है, तो उसको ध्यान रखिएगा। आयुष का पूरा नाम है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी। ठीक, तो आयुष नाम दिया गया है। तो लिखा है हाईलाइट्स आयुष एज ए टूल फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन एंड थेरेपी दैट इज सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव। यानी कि आयुष को एक ऐसे टूल के तौर पे, एक ऐसे औजार के तौर पे हाईलाइट किया गया है, सामने लाया गया है, ताकि दक्ष रूप से, इफ़ेक्टिव रूप से, प्रभावकारी रूप से जो बीमारियां हैं उनको दूर किया जा सके। और इसमें जो थेरेपीज़ होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित होती हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं, अर्थात उनका मूल्य भी कम होता है। तो इसमें आयुष का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है उसमें आयुष का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा। लिखा है प्रपोजेज इंट्रोड्यूसिंग योगा इन मोर स्कूल्स एंड ऑफिसेज टू प्रमोट गुड हेल्थ। यानी कि योग को जो है तो स्कूलों में और कार्यालयों में लाया जाएगा, यानी कि वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि इट प्रपोजेज रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन, यानी कि जो चिकित्सा शिक्षा है तो उसमें सुधार की ये बात करता है। लिखा हुआ है की टारगेट्स, यानी कि इसके जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं वो क्या हैं। लिखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जो जीवन प्रत्याशा है जन्म के वक्त, तो अभी कितनी है, 67.5 है, तो 2025 तक बढ़ा करके उसको 70 वर्ष करना है। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि नवजात मृत्यु दर को कम करके 2019 तक 28 पे लाना है। अभी कितनी, अभी 40 है। रिड्यूस अंडर 5 मोर्टेलिटी, यानी कि 5 वर्ष की उम्र तक के दौरान जो मृत्यु हो जाती हैं, जो अभी 23 हैं, वो जो अभी ज़्यादा हैं उनको 2025 तक कम करके 23 पे लाना है। अगला है अचीव द ग्लोबल 2020 HIV टारगेट, यानी कि जो वैश्विक रूप से एक HIV टारगेट बनाया गया है, जिसे कि HIV टारगेट 2020 कहते हैं, उसे प्राप्त करना। तो ध्यान रखिएगा इसका एक सूत्र होता है 90:90:90। ठीक, वो क्या है उसमें मत पढ़िए, पचड़ा है। ठीक, खाली आपको जानना है कि 90:90:90 क्या है, तो HIV से संबंधित है। ठीक, और बाकी कहीं मत जाइएगा, यानी कि HIV के लिए 2020 का गोल तय किया गया है, उससे संबंधित है। तो अगला लिखा हुआ है रिड्यूस प्री मैच्योर मोर्टेलिटी फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, कैंसर, डायबिटीज़ और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेज बाई 25% बाई 2025। तो सबसे पहले प्री मैच्योर मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है कि समय के पहले जो मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, कि इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से, यानी कि हृदय संबंधी बीमारियों से, कैंसर से, डायबिटीज़ से, या कि जो चिरकालिक श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, तो उन सभी बीमारियों से होने वाली असामयिक मृत्युओं को 2025 तक 25% कम कर देना है। ये इसका लक्ष्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों, मैंने आपसे कहा था मैं सारी 14 योजनाओं को कवर कर लूँगा, तो मैंने कर लिया। और इसमें से एक योजना या 2 योजना का आना बिल्कुल पक्का है, तो इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद। हालांकि शुभ रात्रि का है, अभी तो 8:30 ही बज रहे हैं, तो कल तक के लिए जय हिंद।